हे एवरीवन, दिस इज अंकुश फ्रॉम ट्रिपल एस और मैं आई हूँ आपके लिए जेकेएस एग्जाम 2021 जो अभी अप्रोचिंग है, 3-4 दिन के बाद ही है, 24 अक्टूबर को। उसका ये प्रैक्टिस सेट 1 है। ये 20 MCQs हैं जो हम सॉल्व करेंगे और आप सबको जो भी एग्जाम देने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। गिव योर बेस्ट शॉट दिस टाइम। तो चलिए लेट्स बिगिन विद द MCQ सेशन. So the question number 1 is, which of the following officers were mandated by Ashoka to spread the Dharma policy of Ashoka? ठीक है, अशोका जो मौर्यन किंग थे, ठीक है, रिनाउंड ग्रेट किंग हैं, ठीक है, चक्रवर्ती अशोक जिनको कहा जाता है, तो इनकी धाम पॉलिसी थी, ठीक है, मौर्यन एम्पायर में इनकी धाम पॉलिसी है अशोका की। तो ये जो धाम पॉलिसी है ये किन ऑफिसर्स के थ्रू जो है प्रोपोगेट की जाती थी, ठीक है, युक्तास के थ्रू की जाती थी, प्रादासिकास के थ्रू की जाती थी, राजुकास के थ्रू की जाती थी. ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर्स वर मैंडेटेड बाय अशोका टू स्प्रेड द धाम पॉलिसी ऑफ अशोका, वेदर दैट वाज युक्तास, प्रादासिकास और राजुकास. ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑप्शन नंबर डी. ओके, 1, 2 एंड 3 युक्तास, प्रादासिकास एंड राजुकास ये तीनों जो हैं ये डिवोटेड ऑफिसर्स थे जो कि धाम पॉलिसी को प्रोपोगेट करेंगे. ओके, अगर हम बात करें युक्तास की, तो युक्तास वर सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स. हु वर युक्तास? दे वर सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स. प्रादासिकास की बात करें तो दे वर डिस्ट्रिक्ट हेड्स. ओके, राजुकास जो हैं दे वर रूरल ऑफिसर्स. ठीक है, राजुकास वर रूरल ऑफिसर्स. ओके, और ये क्या करेंगे, इनकी ये ड्यूटी थी कि इन्होंने स्प्रेड करनी है धाम पॉलिसी ऑफ अशोका. नाउ सी व्हाट वाज द धाम पॉलिसी ऑफ अशोका. धाम पॉलिसी ऑफ अशोका वाज अ पॉलिसी ऑन नॉन वायलेंस, गिविंग अप ऑफ वॉर एंड रिस्ट्रेन ऑफ किलिंग ऑफ एनिमल्स एंड इनफैक्ट ह्यूमन बीइंग्स ऑल्सो. ठीक है, तो बेसिकली ब्लड शेड को बिल्कुल बिल्कुल नहीं मानते थे अशोका. लेटर ही एक्चुअली अशोका जो है ही कन्वर्टेड इनटू बुद्धिज्म, राइट. तो बुद्धिस्ट सेक्ट में जो है अशोका बिलीव करते थे और इन्होंने जो है बिल्कुल नॉन वायलेंस का जो पाथ है वो अपना लिया था और इसी को धाम पॉलिसी कहा जाता है. एंड इट वॉज प्रोपोगेटेड, दिस धाम पॉलिसी वॉज प्रोपोगेटेड बाय द सेट ऑफ एडिक्ट्स, जैसे रॉक एडिक्ट्स हो गए, पिलर एडिक्ट्स हो गए, राइट. तो थ्रू एडिक्ट्स ये जो है मतलब एक टाइप की कार्विंग मैसेज जो है अपना स्प्रेड करना, धाम पॉलिसी का मैसेज स्प्रेड करना थ्रू एडिक्ट्स, राइट. तो दिस वाज द धाम पॉलिसी ऑफ अशोका. सो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1. ओके, कमिंग अपॉन टू क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2 says, okay, question number 2 says, which of the following movements has contributed to a split in the Indian National Congress, resulting in the emergence of moderates and extremists. Okay, whether that was Swadeshi movement, Quit India movement, non-cooperation movement और civil disobedience movement, right. तो कौन सा मूवमेंट था जिसकी वजह से INC में, इंडियन नेशनल कांग्रेस में स्प्लिट पड़ गई और मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स जो हैं वो निकल के आए. मॉडरेट्स अलग हो गए और एक्सट्रीमिस्ट्स अलग हो गए, राइट. सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2 इज स्वदेशी मूवमेंट, राइट. ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, देखिए हुआ क्या था, सबसे पहले INC फॉर्म कब हुई थी. इट वॉज फॉर्म्ड इन 1885 ऑब्वियसली. ठीक है, 1885 में बनी थी. अब हुआ क्या था, देखिए स्वदेशी मूवमेंट में, स्वदेशी मूवमेंट पहले तो मतलब आई क्यों, स्वदेशी मूवमेंट जो है दिस वॉज एज अ रिजल्ट, दिस वॉज डन ड्यू टू, ये देखिए एंटी पार्टीशन मूवमेंट थी. जो बंगाल में पार्टीशन जो है ब्रिटिशर्स ने ये जब बोला, ठीक है, कि जो बंगाल को पार्टीशन कर दिया जाएगा एंड फाइनली ऑन 16 अक्टूबर 1905 जो पार्टीशन है वो कर दी गई. ठीक है, 1905 में पार्टीशन कर दी गई. तो इसके खिलाफ जो है स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया गया INC के द्वारा, राइट. अब हुआ क्या कि जो ये मॉडरेट्स थे ना, मॉडरेट्स वर एक्चुअली जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टार्ट की थी, जो दिग्गज लीडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, जिन्होंने जब INC जो है वो अपनी स्टार्टिंग फेज में थी, ठीक है, वैसे फॉर्म तो AO ह्यूम के द्वारा की गई थी, लेकिन उसके बाद जो फॉर्मल जैसे दादा भाई नारोजी थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे, आनंद मोहन बोस थे, RC दत्त थे, फिरोज शाह मेहता थे, ये जो दिग्गज प्लेयर्स थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स थे, ठीक है, ये बेसिकली मॉडरेट्स थे, राइट. तो मॉडरेट्स का बेसिकली आइडियोलॉजी क्या थी, मॉडरेट्स जो हैं वो बिलीव करते थे कि पीसफुल कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन की जाए, थ्रू पीसफुल है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, प्रॉपर तरीके से. बेसिकली जो मॉडरेट्स हैं दे बिलीव्ड इन 3 Ps, अगर हमें पता है, राइट. तो ये 3 Ps में जो है बिलीव करते थे जो मॉडरेट्स थे. तो ये 3 Ps क्या थी,
प्रेयर, पेटिशन एंड प्रोटेस्ट, राइट। तो बेसिकली हुआ क्या कि आईएनसी में कुछ मॉडरेट्स भी थे, कुछ एक्सट्रीमिस्ट्स भी थे। मॉडरेट्स जो थे ये थोड़े पीसफुल एजिटेशन में बिलीव करते थे, नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे। ये ब्रिटिशर्स को परसुएड करने की कोशिश करते थे थ्रू पेटिशन फाइल कर दीजिए, थोड़ा धरना दे दिया, पीसफुल प्रोटेस्ट कर दिए, प्रेयर कर दी, उनके आगे प्रार्थना कर दी, राइट। बट जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो थोड़े, उनकी जो आइडियाज थे वो रेवोल्यूशनरी थे, ठीक है। वो कहते थे कि भाई लातों के बूत, जो क्या बोलते हैं, लातों के बूत जो है वो बातों से नहीं मानते, राइट। तो एक्सट्रीमिस्ट जो थे इनकी आइडियोलॉजी ऐसी थी। तो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में आइडियोलॉजीज का फर्क था, ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट बोलते थे कि भाई ऐसे कैसे, ये प्रेयर पेटिशन से तो ये मान ही नहीं रहे हैं ब्रिटिशर्स, सब कुछ स्ट्रांग इनके खिलाफ कुछ करना पड़ेगा, ब्रिटिशर्स को यहाँ से हटाना ही पड़ेगा ऑल टुगेदर। बट मॉडरेट्स जो थे वो कहते थे नहीं भाई, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के थ्रू, हमें पेटिशन के थ्रू, प्रोटेस्ट के थ्रू करना है। तो बेसिकली आइडियोलॉजिकल डिफरेंस जो है वो तो काफ़ी देर से स्टार्ट हो गया था, क्योंकि मॉडरेट्स कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट ला नहीं पा रहे थे पिछले 15-20 सालों में, राइट। तो दिस वॉज एक्चुअली ये हो रहा था, राइट। तो फिर हुआ क्या फाइनली, अब ये स्प्लिट हुई कैसे कि देखिए स्वदेशी मूवमेंट में जो ये जब स्वदेशी मूवमेंट आया, एंटी पार्टीशन बंगाल मूवमेंट के रूप में स्वदेशी मूवमेंट उभर के आया, ठीक है, 1905 के बाद। तो जो ये मॉडरेट्स थे ये चाहते थे कि जो ये स्वदेशी मूवमेंट है ये बंगाल तक ही कन्फाइंड रहे, है ना, ये बंगाल तक ही कन्फाइंड रहे। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट कहते थे कि नहीं, एक्सट्रीमिस्ट ये चाहते थे कि ये जो इसको मास मूवमेंट बना दिया जाए। एक्सट्रीमिस्ट जो है लोगों की पावर में, ताकत में बिलीव करने लगे, मासेस में वो बिलीव करने लगे, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट को लगता था कि अब एनफ एजुकेशन जो है लोगों में आ चुकी है, एनफ अवेयरनेस लोगों में आ चुकी है, तो लोग खुद ये एजुटेशन को कंटिन्यू करें, मास मूवमेंट इसको बना दिया जाए। बंगाल के अब ये आग लग ही चुकी है तो उसको थोड़ा और मतलब फैलाया जाए, पूरी इंडिया में इसको मास मूवमेंट किया जाए और ब्रिटिशर्स को जो है फेंक दिया जाए बाहर, ठीक है। लेकिन जो मॉडरेट्स थे वो ऐसा बिलीव नहीं करते थे, वो कहते थे कि बंगाल के बाहर ये एजुटेशन नहीं जाए तो बेटर है, यहीं तक कन्फाइंड रहे, शायद बाहर इतनी संभलेगी नहीं बात, राइट। बट एक्सट्रीमिस्ट कहते थे कि नहीं जी, इसको फायदा उठाना चाहिए, अगर बंगाल में ये इतना जबरदस्त प्रोटेस्ट हो रहा है तो हमें पूरी इंडिया मास लेवल पे जो है इस एंटी पार्टीशन मूवमेंट को, ठीक है, एज अ स्वदेशी मूवमेंट इसको जो है लेके जाना चाहिए थ्रू आउट इंडिया, राइट। तो इसके खिलाफ थे। ये तो एक पॉइंट था ही था। उसके बाद क्या हुआ देखिए, उसके बाद क्या हुआ कि एक स्प्लिट और आई कि जो एक्सट्रीमिस्ट थे ना वो चाहते थे कि जो क्या हुआ 1907 का सेशन बैठा, ठीक है, वो ये चाहते थे कि जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो ये चाहते थे कि या तो बाल गंगाधर तिलक जी को जो है नेक्स्ट प्रेसिडेंट आईएनसी का बनाया जाए या फिर लाला लाजपत राय को बनाया जाए, ठीक है, जो कि पंजाब से थे। एक्सट्रीमिस्ट ये चाहते थे कि या तो लाला लाजपत राय को बनाया जाए या बाल गंगाधर तिलक जी को बनाया जाए नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, ठीक है। लेकिन जो मॉडरेट्स थे वो कहते थे कि नहीं जी, हमें किसको बनाना है, दादा भाई नारोजी को बनाना है। ऑब्वियसली बहुत ही रिस्पेक्टेड फिगर थे, बड़ी ही मतलब इनकी ग्रेट पर्सनैलिटी थी, काफ़ी रिस्पेक्ट इनकी की जाती थी दादा भाई नारोजी की, ठीक है, स्टार्टिंग से ही आईएनसी के साथ जुड़े हुए हैं। तो मॉडरेट्स जो हैं वो चाहते थे दादा भाई नारोजी को बनाया जाए, ठीक है। फाइनली बनाया दादा भाई नारोजी को ही गया, ठीक है, आईएनसी का प्रेसिडेंट। तो इस पे क्या हुआ, फिर इसको बहुत फेमस सूरत स्प्लिट का नाम दिया जाता है, सूरत स्प्लिट, है ना। सूरत स्प्लिट हो गई थी 1907 में। एज अ रिजल्ट जो है आईएनसी जो है ये डिवाइड हो गई इनटू मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट 1907 में। तो ये रही थी वजह मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के अलग होने की। तो स्वदेशी मूवमेंट जो है, दिस इज द राइट आंसर, ओके, ऑलराइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। स्वदेशी मूवमेंट में हुआ क्या था, देखिए बायकॉट कर दिया गया था, मतलब इनके स्वदेशी जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको बायकॉट कर दिया गया था अंडर स्वदेशी मूवमेंट, कॉलेजेस को, इनके स्कूल्स को, इनकी, ठीक है। तो दिस वे इट हैड हैपेंड, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 सेज द गांधी इरविन पैक्ट इंक्लूडेड विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है जी। गांधी इरविन पैक्ट में इनमें से क्या फॉलो हो रहा है, तो आंसर्स क्या इसके नीचे हैं, तो चलिए डिस्कस करते हैं। इन्विटेशन टू कांग्रेस टू पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, ओके। विड्रॉल ऑफ ऑडियंस प्रोमulgated इन कनेक्शन विद द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, एक्सेप्टेंस ऑफ गांधी सजेशन फॉर इंक्वायरी इनटू पुलिस एक्सेसेस, रिलीज ऑफ ओनली दोज प्रिजनर्स हु वर नॉट चार्ज्ड विद वायलेंस। तो गांधी इरविन पैक्ट में बेसिकली क्या है कि इनमें से क्या क्या इंक्लूड हुआ था, ठीक है। गांधी इरविन पैक्ट हुआ कब था, गांधी इरविन पैक्ट को हम दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं, ठीक है। 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन पैक्ट जो है हुआ था, ठीक है। 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, ओके। अब हुआ क्या था, ये बेसिकली गांधी इरविन पैक्ट क्यों मतलब आया, या इरविन ने ये पैक्ट जो है क्यों इनिशिएट किया,
ब्रिटिशर्स ने, ठीक है, थ्रू इरविन, वाइसरॉय इरविन। क्यों किया गया? क्योंकि जो कांग्रेस जो है उसने ये प्रपोज किया कि हम क्या करेंगे, सस्पेंड कर देते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, हम सस्पेंड कर देंगे। बेसिकली जो ब्रिटिशर्स है वो भी घबरा गए थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से, वो चाहते थे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है ये खत्म हो जाए, राइट। और तो इस पे जो कांग्रेस है वो कुछ शर्तों पे, ठीक है, कांग्रेस ने क्या किया, मेनली मतलब अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी, हम कह सकते हैं गांधी जी, ठीक है, उन्होंने क्या किया, कहा कांग्रेस ने, आईएनसी ने, ठीक है, कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को हम कॉल ऑफ, हम इसको वेव ऑफ कर देंगे, ठीक है, मतलब खत्म कर देंगे, और हम पार्टिसिपेट कर लेंगे जी आपकी जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मीटिंग है आरटीसी जो होने वाली है सेकंड, उसमें हम पार्टिसिपेट कर लेंगे, लेकिन कुछ शर्तें हैं हमारी जो आप मान लीजिए, ठीक है। तो कुछ शर्तें जो है गांधी जी की मानी गई थी और कुछ शर्तें ऑफकोर्स ब्रिटिशर्स की जो है मानी गई, जैसे कि सिविल मूवमेंट को बंद कर देना और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करना, ये मान गई थी कांग्रेस, ठीक है। तो अब इनमें से कौन कौन सी चीजें हुई थी और कौन कौन सी नहीं हुई थी वाइटली, ठीक है, देखा जाए तो इन्विटेशन टू कांग्रेस टू पार्टिसिपेट इन सेकंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये तो हुआ था, ये भी मैंने आपको बताया कि आईएनसी जो है वो मान गई थी सेकंड राउंड ऑफ टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करना, ठीक है। विड्रॉल ऑफ ऑर्डिनेंस प्रोमिलगेटेड इन कनेक्शन विद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, बिल्कुल जी, विड्रॉ, ये जो है कांग्रेस मान गई थी कि वो विड्रॉ कर देगी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को भी विड्रॉ कर देगी, ठीक है। एक्सेप्टेंस ऑफ गांधी सजेशन फॉर इंक्वायरी इनटू पुलिस एक्सेसेस, सबसे अच्छी डिमांड तो यही थी गांधी जी के द्वारा की गई, जो इसको नहीं माना गया, ठीक है। ये गांधी ने डिमांड जरूर की थी गांधी जी ने कि पुलिस एक्सेसेस जो हो रही हैं उनके खिलाफ इंक्वायरी बैठी जाए। गांधी जी ने कहा कि जो ये ब्रिटिश की जो पुलिस जो है ये जो भी गुंडागर्दी मचा रही, ब्रिटिशर्स की पुलिस अपनी मनमर्जी जो भी कर रही है उसके ऊपर इंक्वायरी बैठी जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड थी, बट ये मानी ही नहीं ब्रिटिशर्स ने, ठीक है, बड़े चालाक थे ब्रिटिशर्स, ओके। तो ये नहीं हुआ था गांधी इरविन पैक्ट में फाइनली, ठीक है, मांगा था ये गांधी जी ने लेकिन मिला नहीं ये, ठीक है। रिलीज ऑफ ओनली दोज प्रिजनर्स हु वर नॉट चार्ज्ड विद वायलेंस, ये भी हुआ था, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हम उन्हीं प्रिजनर्स को रिलीज करेंगे, ब्रिटिशर्स ने ये भी मान गए थे कि जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो वायलेंस में इन्वॉल्व नहीं थे, उन प्रिजनर्स को हम रिलीज कर देंगे, ठीक है। तो गांधी जी ने और भी कुछ डिमांड्स रखी थी, जैसे टैक्स को कई जगहों पे वेव ऑफ करने की डिमांड गांधी जी ने रखी थी, वो भी ब्रिटिशर्स मान गए थे, ठीक है। तो ये डिमांड जो है गांधी जी की नहीं मानी गई थी, ठीक है। एक और डिमांड थी इनफैक्ट गांधी जी की कि भगत सिंह जी को जो फांसी होने, डेथ सेंटेंस जो है उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट में तब्दील कर दिया जाए, ठीक है। तो ये डिमांड भी गांधी जी की नहीं मानी गई थी। तो ये दो डिमांड जो है पुलिस एक्सेसेस वाली और भगत सिंह जी वाली, ये डिमांड जो है ये नहीं मानी गई थी गांधी जी की, ठीक है जी। तो ये है गांधी इरविन पैक्ट में। सो व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस, मतलब थर्ड जो है इसका नहीं है, बाकी सारे जो है इंक्लूडेड हैं गांधी इरविन पैक्ट में। सो व्हाट कैन बी द राइट आंसर, ठीक है, थर्ड तो है नहीं, तो ये दोनों तो वैसे ही नेगेट हो जाते हैं। तो 1, 2 और 4 जो है इसमें आंसर है। सो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 1, 2 और 4 को एक बार फिर से देख लेते हैं। 1, 2 और 4 जो है यानी कि ये वाले ऑप्शन जो हैं ये, ठीक है, दीज आर करेक्ट, ओके। 1, 2 और 4 ये माने गए थे, ये गांधी इरविन पैक्ट में थे, थर्ड वाला इंक्लूड नहीं था, ओके, ऑलराइट। कमिंग अप ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, सी क्वेश्चन नंबर 4 सेज, okay, question number 4 says jet streams occur in the northern hemisphere only, ये consider the following statements, ठीक है। ओनली सम साइक्लोन्स डेवलप एन आई, ठीक है, वैसे यूपीएससी का क्वेश्चन है 2020 का ये वाला, ठीक है, ज्योग्राफी कंपोनेंट में से, ओके। द टेम्परेचर इनसाइड द आई ऑफ अ साइक्लोन इज नियरली 10 डिग्री सेल्सियस लेसर दैन दैट ऑफ सराउंडिंग्स, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज और आर करेक्ट, इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, ठीक है, ये बतानी है हमें। देखिए अगर मैं जेट स्ट्रीम्स की बात करूं तो ये सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नहीं होती है, ये नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर दोनों में मिलेंगी आपको जेट स्ट्रीम्स, ठीक है। तो ये जो है इनकरेक्ट हो जाता है, ठीक है। जेट स्ट्रीम्स की बात करूं तो तकरीबन मतलब 6 to 11 किलोमीटर्स ऑफ रेंज में जो ये होती हैं, तो 6 to 11 किलोमीटर्स में होती हैं, तो ये ट्रोपोस्फेयर में होती है, जो सबसे निचली लेयर है, ठीक है, जो एटमॉस्फेयर की ट्रोपोस्फेयर, उसमें ये जेट स्ट्रीम्स जो हैं ये चलती हैं। स्पीड इनकी बहुत ज़बरदस्त होती है, 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चलती हैं, ओके। और ये वेदर फिनोमिना को इफेक्ट करती हैं, प्राइमरली जो वेदर फिनोमिना, जो हमारी वेदर चेंज होती है वो जेट स्ट्रीम्स की वजह से होती हैं, ठीक है। और ये इक्वेटर से जो है राइज करती हैं, जेट स्ट्रीम जो है इक्वेटर से राइज करती हैं, पोलर रीजन की तरफ चलती हैं। पोलर देखिए ऐसे है ना इक्वेटर हमारा, यहाँ से जेट स्ट्रीम जो है अराइज हुई, वार्म एयर्स हैं ये, क्योंकि इक्वेटर से राइज होंगी तो अपर पोलर की तरफ जाएंगी, जो पोलर वाली ठंडी हवाएं हैं वो नीचे की तरफ आएंगी, तो यहाँ पे एक जो है लूप जैसी बन जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे भी लूप बनेगी, यहाँ जाएंगी साउदर्न हेमिस्फीयर में, साउदर्न हेमिस्फीयर की जो ठंडी हवाएं हैं वो इक्वेटर की तरफ आएंगी, तो यहाँ पे भी एक लूप बनेगी। तो इस तरीके से बनती हैं जी हमारी जेट स्ट्रीम्स।
जेट स्ट्रीम चलती हैं ईस्टर्ली डायरेक्शन में, जो अर्थ है वो ईस्टर्ली डायरेक्शन में मूव होती है, वेस्ट से ईस्ट मूव होती है जी अर्थ हमारी, है ना, ऐसे ही मूव होती है वेस्ट से ईस्ट, तो इसी डायरेक्शन में जो जेट स्ट्रीम्स हैं वो भी वेस्ट टू ईस्ट, ईस्टर्ली ही मूवमेंट है जेट स्ट्रीम्स के भी, ठीक है, ओके। तो जेट स्ट्रीम जो है नदर्न और सदर्न हेमिस्फीयर दोनों में चलती हैं, तो ये तो गलत हो गया। ओनली सम साइक्लोन्स डेवलप एन आई, ठीक है, ये जो है ये ठीक है इसका ऑप्शन, ठीक है, कुछ ही साइक्लोन्स हैं जिनकी आई डेवलप होती है, बेसिकली ट्रॉपिकल जो साइक्लोन्स होते हैं उनकी आई जो है डेवलप होती है। आई मतलब कि साइक्लोन का जो सेंटर पार्ट है, जो अच्छे खासे मैच्योर साइक्लोन्स होते हैं उनकी आई जो है वो डेवलप होती है। बाकी मतलब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बेसिकली ज्यादातर आई जो है यानी सेंटर पार्ट जो है वो डेवलप होता है। जो टेम्परेट साइक्लोन्स होते हैं उनकी आई डेवलप नहीं होती है ज्यादातर, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। ओनली सम से कुछ ही साइक्लोन्स होते हैं जिनकी आई डेवलप होती है, ट्रॉपिकल में सबकी होती है ज्यादातर, टेम्परेट में जो है वो नहीं होती है, तो ये करेक्ट आंसर है। द टेम्परेचर इनसाइड द आई ऑफ साइक्लोन इज ओनली 10 डिग्री सेल्सियस लेसर देन दैट ऑफ द सराउंडिंग्स, तो ये गलत है, क्योंकि जो आई होती है ना, देखो क्या होता है कि जो साइक्लोन्स होती हैं उनकी सेंटर में आई होती है, ठीक है। अब ये जो आई होती है ना, इसमें इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो 10 डिग्री या उससे कम तो है होता नहीं है, क्योंकि अपनी सराउंडिंग से उसका टेम्परेचर जो है ज़्यादा ही होता है। आई का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, हाँ प्रेशर लो होता है, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर इन दी आई ऑफ अ साइक्लोन, ओके। तो दिस वे दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, तो ओनली 2 इज करेक्ट, सो सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4, 2 is correct. Only some cyclones develop an eye. ठीक है, okay. Coming up on to question number 5. Question number 5 says जो डांस ग्रासलैंड्स है ना वो कहाँ पे हैं? डांस ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया, ठीक है, कंटिनेंट्स में। तो डांस जो है ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, डांस को ऐसे डाउन्स भी कहते हैं, ठीक है, डाउन्स और डांस जो है ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, ठीक है। ये ग्रासलैंड्स हैं। देखिए ग्रासलैंड का क्वेश्चन अभी 2021 में अभी जो रिसेंटली यूपीएससी का पेपर हुआ उसमें भी आया है, उसमें सवाना ग्रासलैंड्स का क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। ग्रासलैंड्स आप अच्छे से कर लीजिए, ग्रासलैंड्स के फीचर्स अच्छे से कर लीजिएगा कि कौन से ग्रासलैंड में कैसे ट्रीज होते हैं, कितनी रेनफॉल होती है, ठीक है, कैसा फ्लोरा फौना रहता है, ये हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। डॉन्स की बात करें अगर तो ये ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है, एग्रीकल्चरल के लिए भी बहुत प्रोडक्टिव होते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं जी हमारे डॉन्स, ये डॉन्स जो है वो हमें ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे, ठीक है। और ओके अगर मैं ये नॉर्थ अमेरिका की बात करूं तो प्रारीज यहाँ पे हमें ज़्यादातर मिलते हैं। कौन से ग्रासलैंड्स मिलते हैं नॉर्थ अमेरिका में? प्रारीज मिलते हैं। साउथ अमेरिका में सेल्वास मिलते हैं, ठीक है। अगर मैं साउथ अमेरिका की अर्जेंटीना और उरुग्वे की बात करूं तो वहाँ पैम्पाज मिलते हैं, ठीक है जी। अगर ये साउथ अफ्रीका में वेल्स मिलते हैं। कौन से मिलते हैं? वेल्स मिलते हैं। न्यूजीलैंड की बात करूं तो वहाँ कैडबरी मिलता है ना, न्यूजीलैंड की कैडबरी बहुत फेमस है, तो न्यूजीलैंड में कैडबरी जो है ग्रासलैंड्स आपको मिलेंगे, ठीक है, ओके। ऑलराइट, तो हंगरी में जो है पुस्टैज मिलेंगे, हंगरी में पुस्टैज ग्रासलैंड्स जो है ये मिलते हैं, राइट। तो दिस वे यू कैन रिमेंबर। हाँ, सवाना कहाँ मिलते हैं? सवाना मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया में भी मिलते हैं और अफ्रीका में भी मिलते हैं, ठीक है। अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में कहीं कहीं जगह पे आपको सवाना मिलेंगे, ठीक है। सवानाज जो हैं रेनफॉल काफ़ी कम होती है, यहाँ पे 60 सेंटीमीटर से भी कम होती है, ठीक है। स्कैटर्ड यहाँ पे ट्रीज़ वगैरह जो है काफ़ी स्कैटर्ड होते हैं, सेमी एरिड होते हैं, स्मॉल ट्रीज़ होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर है डांस मतलब डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया ऐसे याद रखना, इंडिया से डाउन है ना ऑस्ट्रेलिया, इंडिया से डाउन पड़ती है ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पे डाउन ग्रासलैंड होते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। द क्वेश्चन नंबर 6 सेज with reference to Indus river system of the following 4 rivers, 3 of them pour into one of them which joins the Indus direct. Among the following which one is such river that joins the Indus direct? ठीक है, आपने ये बताना है इस क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सी रिवर है जो इंडस को डायरेक्टली ज्वाइन करती है। ये क्वेश्चन ये कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुआ 2021 यूपीएससी का, ये वो क्वेश्चन है, डायरेक्ट मैंने लिया है, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इंडस रिवर सिस्टम को अगर हम देखते हैं तो इसमें से जो 4 रिवर्स हैं ना, ठीक है, ये जो 4 रिवर्स दी हुई हैं इनमें से 3 जो हैं वो डायरेक्टली इन तीनों में से ही किसी एक रिवर में मिलती हैं, ठीक है। और कौन सी ऐसी रिवर है जो डायरेक्टली ज्वाइन करती है इंडस को? तो देखिए मैं आपको बताती हूँ क्या है इसका आंसर। देखिए अगर मैं बात करूँ झेलम की, रावी की, ठीक है, और सतलुज की भी, तो ये जो तीनों रिवर्स हैं ये चिनाब में मिलती हैं, जाके तीनों रिवर्स जो है चिनाब में मिलती हैं, राइट। देखिए अगर मैं इंडस की ही बात करूं, जो मेन रिवर जो है इंडस, ठीक है, ये जो है आपके तिब्बतियन प्लेट्यू से जो है राइज होती है मानसरोवर लेक के पास, ठीक है। डेमचौक जो जगह है लद्दाख में, डेमचौक जगह जो लद्दाख में है वहां से एंट्री मारती है इंडस
लद्दाख में, ठीक है, हमारी इंडिया में। काराकोरम रेंज जो ऊपर है, लद्दाख रेंज नीचे है, काराकोरम और लद्दाख के बीच में बहती है हमारी इंडस, ठीक है, ओके। अब क्या हुआ कि जो झेलम रिवर जो है, सॉरी अगर मैं, हाँ झेलम, चले पहले झेलम की बात कर लेते हैं। झेलम रिवर की अगर मैं बात करूं तो झेलम जो है वो भी चिनाब के साथ मिलती है, पाकिस्तान में ही मिलती हैं ये सारी रिवर्स जाके, ये सारी रिवर्स जो हैं ये चिनाब में मिलती हैं, पाकिस्तान में ही मिलती हैं। अगर पर्टिकुलर झेलम की बात करूँ तो झांग डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान में, वहाँ पे ये चिनाब के साथ जाके मिलती हैं, ओके। अगर मैं रावी की बात करूँ, ठीक है, तो रावी जो है वो भी जो है चिनाब में जाके मिलती है। सतलुज जो है वो भी चिनाब के साथ जाके मिलती है। तो ये तीनों रिवर्स जो है ना ये चिनाब में जाके मिलती हैं, ओके, चिनाब में जाके मिलती हैं ये, ओके, इसमें पाकिस्तान में, ठीक है, पंजाब एरिया जो है पाकिस्तान का, वहां पे जो है ये चिनाब के साथ जाके मिलती हैं, ओके। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होना चाहिए, ए चिनाब, ठीक है, चिनाब में जाके मिलती है। और चिनाब जो है इंडिपेंडेंटली जो है जाके मिलती है किसके साथ, इंडस के साथ। जो इंडस जो है वो वापस फिर ड्रेन हो जाती है अरेबियन सी में, डेल्टा बना के उसके बाद ये अरेबियन सी में हो जाती है मर्ज, ठीक है। एक रिवर यहाँ पे रहेगी सिर्फ ब्यास, ठीक है, ब्यास जो है वो इंडस की एक रिवर जो है सिस्टम में की रह गई। जो ब्यास है ना वो मिलती है पहले सतलुज के साथ, इसके साथ पहले ब्यास मिलती है सतलुज के साथ, फिर सतलुज जो है वो वापस मिलती है चिनाब के साथ। तो मेरे हिसाब से इसका जो बेस्ट आंसर है दैट इज सुटेबल, दैट इज ए, ऑप्शन नंबर ए चिनाब। चिनाब के साथ झेलम, रावी, सतलुज तीनों ही चिनाब में मिलती हैं, और चिनाब जो है अकेली स्ट्रीम फिर इंडिपेंडेंटली मिलती है किसके साथ, इंडस के साथ, ओके। सो दिस इज, और कहाँ पे जाके मिलती है, मिथानकोट जगह है वहां पे जाके ये मिलती हैं, ठीक है, चिनाब के साथ, ओके, इंडस के साथ, ठीक है, ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 7 सेज, क्वेश्चन नंबर 7 इज राइट टू वोट कैन बी प्लेस्ड इन विच अमंग द फॉलोइंग कैटेगरीज, ठीक है जी। राइट टू वोट जो है ये किस कैटेगरी में आएगा, इज इट फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी और लीगल राइट, ठीक है। तो ड्यूटी तो पहले ही है ही नहीं क्योंकि ये राइट टू वोट की बात कर रहे हैं, तो ड्यूटी तो है ही नहीं, ठीक है। राइट टू ये फंडामेंटल ड्यूटी तो आएगा नहीं, तो फंडामेंटल राइट भी नहीं है ये, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो इन अ वे है बट इट इज मोर अप्रोप्रिएटली इट इज अ लीगल राइट, डी। देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है मतलब वो राइट्स जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखे हैं, तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो हैं वो फंडामेंटल राइट्स भी हो सकते हैं और अदर देन फंडामेंटल राइट्स भी हो सकते हैं। अदर देन फंडामेंटल राइट्स कैन बी एनी राइट, राइट। तो अभी वैसे ही हम बात करें अगर, तो जो राइट टू वोट है दिस इज अ लीगल राइट, सो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए लीगल राइट वो राइट होता है जो हमें, इसको स्टैच्यूटरी राइट भी कहते हैं, जो हमें किसी स्टैच्यू के थ्रू मिला हो, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, ठीक है। और ये जो लीगल राइट में और फंडामेंटल राइट में डिफरेंस क्या है कि जो लीगल राइट है ना इट इज प्रोटेक्टेड बाय एन ऑर्डिनरी लॉ, मतलब आप किसी लोअर कोर्ट में चले जाओगे इन केस योर लीगल राइट इज वायलेटेड, ठीक है। आप एक लोअर कोर्ट में जाके फिर ही आप अपर कोर्ट तक जो है जा सकते हो, लोअर कोर्ट फिर उसके बाद हाई कोर्ट, मतलब धीरे धीरे आप करके उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचोगे, ऐसे नहीं पहुंचोगे, ठीक है। लीगल राइट जो है ये ऑर्डिनरी लॉ जो है प्रोटेक्ट करता है। लेकिन अगर मैं फंडामेंटल राइट की बात करूं तो जो फंडामेंटल राइट है इन केस योर फंडामेंटल राइट्स इज वायलेटेड तो आप डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट को मूव कर सकते हो, हाई कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कैन बी डायरेक्टली मूव्ड इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, ओके। देखिए लीगल राइट की अगर मैं बात करूं तो जैसे आपके और लीगल राइट के एग्जांपल्स हैं, जैसे राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट टू प्रॉपर्टी का तो बहुत बार क्वेश्चन आ भी चुका है, आता रहता है राइट टू प्रॉपर्टी का वेरियस एग्जाम्स में कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है क्या है। नाउ इट इज अ लीगल राइट, अर्लियर right to property under article 31 was a fundamental right, okay, but in 44th amendment 1978 में क्या हुआ था कि जो आपके जो ये है राइट टू प्रॉपर्टी है इसको ऑमिट कर दिया गया था, इट इज नो मोर अ फंडामेंटल राइट नाउ आफ्टर 44th अमेंडमेंट 1978, नाउ इट इज अंडर आर्टिकल 300A अंडर इन पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, योर दिस राइट टू प्रॉपर्टी जो है नाउ इट इज अ लीगल राइट। तो राइट टू प्रॉपर्टी का भी बड़ी बड़ी क्वेश्चन आ जाता है कि ये क्या है, अब ये एक लीगल राइट है, पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था लेकिन अब ये नहीं है फंडामेंटल राइट, इट इज अ लीगल राइट नाउ, ठीक है, ओके। Coming upon to question number 8. Question number 8 says which of the following rights is or are available to foreigners in India? तो foreigners को जी कौन सा right available है इंडिया में? तो right to education और right to information, तो हमें पता ही होना चाहिए कि right to information तो नहीं है, ये सिर्फ citizens को provided है। हाँ, right to education है, ठीक है, it is a fundamental right as well, right to education again। तो right to education जो है ये है available, तो only one is the answer, okay। Question number 9 says Article 32 confers the right to remedies to the enforcement of this FR is fundamental right, okay, of an aggrieved citizen. Consider the following statements with respect to Article 32, ठीक है।
तो देखिए ये क्वेश्चन करने से पहले बता दूं कि अगर आपको इसकी पीडीएफ जो है वो चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है SSS का वो ज्वाइन कर सकते हैं, आपको वहाँ पे इसकी पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी। ओके, ऑलराइट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 32 ये कह रहा है कि आर्टिकल 32 कन्फर्स दी क्वेश्चन नंबर 9 सेज आर्टिकल 32 कन्फर्स द राइट टू रेमेडीज फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ एन अग्रीव्ड सिटीजन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 32 आर्टिकल के रिस्पेक्ट में हमें ये स्टेटमेंट्स बतानी है, ठीक है। Parliament can suspend this right during national emergency. Okay, only SC shall have the power to issue writs for the enforcement of any of the fundamental right. तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है जी। तो इनमें से तो कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। एक्चुअली होता क्या है कि जो पार्लियामेंट है ना, ये सस्पेंड नहीं कर सकती है नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे, ओनली प्रेसिडेंट जो है वो कर सकता है। ओनली प्रेसिडेंट हैज़ द पावर कि जो आर्टिकल 32 को जो है ये देखिए आर्टिकल 32 जो है ये राइट टू रेमेडीज बताता है फंडामेंटल राइट्स के। आर्टिकल 32 में जो सुप्रीम कोर्ट है या जो हाई कोर्ट है वो वेरियस रिट्स इशू कर सकती है। हमारे पास वेरियस रिट्स हैं, जैसे कि हैबस कॉर्पस है, मैंडेमस है, सर्श्योररी है, क्यो वारंटो है, राइट। तो ये कुछ रिट्स हैं। ओके, तो जो इशू करती है, कभी टाइम हुआ तो हम ये अच्छे से इलैबोरेट आई एक्सप्लेन टू यू ब्रीफली एक्सप्लेन अच्छे से कि क्या होती है ये रिट्स। तो ये रिट्स जो है ये क्या करती हैं अंडर आर्टिकल 32, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है ये लागू कर सकते हैं जो कि वायलेट करे फंडामेंटल राइट डायरेक्टली। दिस रिट्स कैन बी इशूड, ठीक है, डायरेक्टली। ओके, तो जो पार्लियामेंट है उसके पास ये पावर नहीं है, ये पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास। तो ये गलत हो जाता है, ठीक है। और जो सिर्फ SC जो है वैसे ही करेक्ट है आंसर, लेकिन इसमें अगर हाई कोर्ट भी होता तो ये ज्यादा अप्रोप्रिएट हो जाता कि अब लिखा हुआ है ओनली, ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गई ना कि ओनली जो है सुप्रीम कोर्ट, तो ओनली सुप्रीम कोर्ट तो नहीं है, इसमें हाई कोर्ट भी है जिसके पास पावर है टू इशू रिट्स, जो इशू रिट कर सकती है फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ एनी फंडामेंटल राइट। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी, नन। ओके, ऑलराइट, कमिंग अपॉन टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 सेज इन्वेसिव स्पीशीज आर डेंजरस बिकॉज, इन्वेसिव स्पीशीज जो है वो डेंजरस हैं क्योंकि इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी, ठीक है। द नेटिव स्पीशीज हैव नॉट इवॉल्व्ड विद दीज ऑर्गेनिजम्स, जो नेटिव स्पीशीज हैं वो इन इन्वेसिव स्पीशीज के साथ इवॉल्व नहीं हुई हैं। देखिए इवेसिव स्पीशीज क्या होती हैं, इवेसिव स्पीशीज होती हैं, सपोज आप हमारा एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम है जहाँ पे कुछ पर्टिकुलर स्पीशीज रहती हैं, कोई फॉरेनर स्पीशी आ जाए, मतलब बाहर की स्पीशी कोई अगर किसी एक प्रेजेंट इकोसिस्टम में आ जाए और वो डिस्टर्ब करने शुरू हो जाए, और क्योंकि उस स्पीशी के पास ये प्रॉपर्टी है कि वो बहुत जल्दी से रेप्लिकेट होती है, बहुत जल्दी से रिप्रोड्यूस करती है और बहुत जल्दी से फैल जाती है, ठीक है, ऐसी स्पीशी होती है इन्वेसिव स्पीशी, ठीक है। तो जो इन्वेसिव स्पीशी है ये ऐसा लगेगा कि जैसे शायद थ्रेटनिंग नहीं है, लेकिन दे आर इन्वेडर्स। जो इन्वेसिव स्पीशीज होते हैं ये इन्वेडर्स होते हैं, लार्ज भी हो सकते हैं, स्मॉल भी हो सकते हैं, इनके डिवेस्टेटिंग इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, पूरी वाइल्ड लाइफ को ये खत्म कर सकते हैं। और कहते हैं 42% जो है एंडेंजर्ड स्पीशीज जो हैं दे आर एट रिस्क ड्यू टू इन्वेसिव स्पीशीज। इनफैक्ट ह्यूमन हेल्थ कैन ऑल्सो बी एट रिस्क ड्यू टू इन्वेसिव स्पीशीज, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, ये जो इन्वेसिव स्पीशीज हैं ये कोई प्लांट भी हो सकता है, कोई एम्फीबियन भी हो सकता है, कोई इंसेक्ट, फिश, फंगस, बैक्टीरिया, any seed, any egg, it can be anything, ठीक है, which is not native to a particular ecosystem, which is not native and it can cause harm, right। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल एक केन टोड है, टोड मतलब फ्रॉग का ही एक, मतलब मैं फ्रॉग ही बोलूँ, केन टोड इट्स अ टाइप ऑफ फ्रॉग ओनली, ठीक है, बहुत क्विकली ब्रीड करता है, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जैसे जगहों पे पाया जाता है, और ये एक मतलब एक तरीके का बहुत बड़ा सा ये फ्रॉग जो है, बहुत टोड जो है, केन टोड इसको बोलते हैं, बहुत बड़ा सा ये टोड होता है। तो ये भी एक इन्वेसिव स्पीशी के एग्जांपल है, ठीक है। ये हार्म कर सकता है कोई भी इन्वायरमेंट, मतलब कि बाहर का कोई स्पीशी है जो आपके प्रेजेंट इकोसिस्टम में आ गया हो, जो बहुत रैपिडली ग्रो कर पाए, एग्रेसिवली जिसकी पोटेंशियल हो हार्म कॉज करने का, इन्वेजन करने का, ठीक है जी। तो इसका जो एप्रोप्रिएट आंसर है दैट इज सी, द नेटिव स्पीशीज हैव नॉट इवॉल्व्ड, जो नेटिव स्पीशीज हैं वहां के वो अभी इन ऑर्गेनिजम्स के साथ उनको रहना नहीं आया है। तो दिस इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। ओके, कमिंग अपॉन टू क्वेश्चन नंबर 11। इंडिया इज द कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, आप इनको कंसिडर करिए। जैसे फर्स्ट है इंडिया इज वन ऑफ द मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल जी, इंडिया में बहुत डाइवर्सिटी आपको जो है मिल जाएगी, मेगा डाइवर्सिटी है एज फार एज अ फ्लोरा एंड फौना इज कंसर्न्ड। इन जनरल स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेज एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स पोल्स। बिल्कुल, आप जैसे इक्वेटर से पोल्स की तरफ आते हो ना, तो जो पर्टिकुलर डाइवर्सिटी जो है स्पीशीज की वो कम होती जाती है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है, जो इक्वेटर के पास क्लाइमेट होता है थोड़ा वार्म और ह्यूमिड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो सन रेज हैं सबसे ज़्यादा डायरेक्ट जो है वो पड़ती हैं इक्वेटर पे, तो यहाँ पे जो हॉट और ह्यूमिड जो क्लाइमेट यहाँ रहता है इक्वेटर पे,
वो बहुत अप्रोप्रिएट है फ्लोरा और फोना को फ्लरिश होने के लिए, तो इस और डाइवर्सिटी प्रोड्यूस करने के लिए, तो इसलिए जो है सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी जो है आपको इक्वेटरल के आसपास मिलेगी, राइट। तो दोनों जो है ऑप्शंस जो है करेक्ट हैं लगभग, ठीक है, दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं, तो द आंसर शुड बी सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ओके, कमिंग अपॉन टू क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज सेकेंडरी पोल्यूटेंट, इनमें से सेकेंडरी पोल्यूटेंट कौन सा है जो ऑप्शंस दिए गए हैं, राइट। तो द करेक्ट आंसर इज ए, ओजोन। ओजोन जो है वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। बेंजीन, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड ये सारे जो है ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं। कौन से पोल्यूटेंट्स हैं? प्राइमरी, ठीक है जी, ओके। अब देखिए जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट है वो कैसे बनता है। सेकेंडरी पोल्यूटेंट जो है वो प्राइमरी पोल्यूटेंट जब मिक्स होता है किसी और कंपाउंड के साथ तो बनता है सेकेंडरी पोल्यूटेंट, ठीक है। सेकेंडरी पोल्यूटेंट के एग्जांपल हैं जैसे ओजोन तो है ही है, ठीक है, जैसे फॉर्मल्डिहाइड है, PAN है, ठीक है, जैसे पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट है, स्मॉग है, बड़ा इंपॉर्टेंट, स्मॉग पे भी बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलता है, स्मॉग है, तो ये भी सेकेंडरी पोल्यूटेंट की एग्जाम्पल है, ठीक है। ओके, कमिंग अपॉन टू क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 सेज विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ XC2 कॉन्जर्वेशन, XC2 कॉन्जर्वेशन की कौन सी एग्जाम्पल्स हैं इनमें से, क्या जोलॉजिकल पार्क्स हैं, बोटानिकल गार्डन्स हैं, हैबिटेट रिस्टोरेशन है या सीड बैंक है, ठीक है जी। तो इसका जो आंसर है दैट इज वन सेकेंड, हैं, अच्छा हैं पूछा हुआ है, ठीक है। तो इनमें से कौन सी जो हैं दैट इज सी, 1, 2 and 4, जोलॉजिकल पार्क्स भी हैं, बोटानिकल गार्डन्स भी हैं, सीड बैंक भी है। हैबिटेट रिस्टोरेशन जो है ना वो नहीं है एग्जाम्पल XC2 की, ठीक है। इनफैक्ट दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ InSitu, ठीक है। ये होता क्या है XC2 कॉन्जर्वेशन या InSitu, देखो XC2 कॉन्जर्वेशन में क्या होता है कि जो जिस भी स्पीशी को आपने प्रोटेक्ट करना है, X मतलब एग्जिट कर लेना, उसको आप क्या करते हो, उस पर्टिकुलर एरिया में से उस स्पीशी को आप एग्जिट करवा लेते हो, बाहर निकाल देते हो और फिर इसको प्रोटेक्ट करते हो। इन सीटू का मतलब होता है आप पूरी हैबिटेट को रिस्टोर करोगे, मतलब आप वहीं पे सपोज आपने टाइगर को प्रिजर्व करना है, ठीक है, टाइगर को आपने प्रोटेक्ट करना है, तो आप टाइगर को कहीं बाहर नहीं लेके जाओगे, बल्कि जो टाइगर का जो आगे पीछे वाला एरिया है, जो डाइवर्सिटी जो है, जो हैबिटेट है टाइगर का, वही स्ट्रेंथन करोगे, वहीं पे आप ऐसे इन सीटू मतलब इनसाइड, आप इनसाइड ही इतने मतलब इतनी फैसिलिटीज दोगे, ऐसा आप इन्वायरमेंट क्रिएट करोगे कि वो जो स्पीशी है जिसको आपने प्रोटेक्ट करना है वो अंदर ही अपने ही हैबिटेट में वो प्रोटेक्ट होगा, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी, ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 and 4 आर द एग्जांपल्स ऑफ XC2 conservation, okay. Coming upon to question number 14. Question number 14 says which of the following sectors is included in the Niti Aayog's focus regarding नेशनल AI मतलब नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्ट्रैटेजी, इनमें से कौन से इंक्लूड होते हैं, ठीक है जी। तो इनमें से कौन से इंक्लूड होते हैं, ओके, वन सेकेंड, इनमें से कौन से इंक्लूड होते हैं, तो हेल्थ केयर बिल्कुल इंक्लूड होता है, एग्रीकल्चर बिल्कुल इंक्लूड होता है, MSME इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है, ओके, स्मार्ट सिटीज इंक्लूड होती हैं, स्मार्ट मोबिलिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड होती है, तो ये जो नीति आयोग का जो फोकस है रिगार्डिंग नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्ट्रैटेजी, उसमें से ये सारे कवर होते हैं, खाली MSME नहीं होता है। बेसिकली इसमें 5 ही एलिमेंट हैं, जो 5th एलिमेंट है जो इसमें मिस हुआ है दैट इज एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन है, जो MSME है वो इसमें इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। नीति आयोग की बात करें तो CEO कौन है, मिस्टर अमिताभ कांत। 2015 में ये प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग जो है केम इनटू एग्जिस्टेंस, ठीक है। इसके जो चेयरमैन है वो प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, ठीक है, जैसे अभी एट प्रेजेंट मिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, CEO श्री अमिताभ कांत जी हैं, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें जो है MSME इंक्लूड नहीं होता, बाकी सारे इसमें इंक्लूड होते हैं, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बिकम्स, सो वी हैव 1, 2, 4, 5, ठीक है जी, 1, 2, 4, 5, तो 1, 2, 4, 5 जो है ये है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 4, 5, ठीक है। एजुकेशन भी इसमें इंक्लूड है, MSME नहीं है, ओके। कमिंग अपॉन टू क्वेश्चन नंबर 15, जो जतन सॉफ्टवेयर जो है रिसेंटली न्यूज रिलेटेड टू, तो जो जतन सॉफ्टवेयर है आपका जो भी रिसेंटली न्यूज में रहा दैट वाज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इट मेक्स डिजिटल इम्प्रिंट्स ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स प्रिजर्व्ड इन म्यूजियम्स। तो जो म्यूजियम्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स जो हैं पाए जाते हैं इंडिया में, पर्टिकुलरली इंडिया के म्यूजियम्स में ये लागू होगा जतन सॉफ्टवेयर, इट मेक्स डिजिटल इम्प्रिंट्स, ठीक है जी। तो ये CDAC जो है पुणे में जो इंस्टीट्यूट है, CDAC इंस्टीट्यूट इन पुणे, उन्होंने ये जतन सॉफ्टवेयर जो है बनाया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 सेज गैनीमेड द बिगेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम इज द सैटेलाइट ऑफ विच प्लैनेट। हमारे सोलर सिस्टम में जो सबसे बड़ी नेचुरल सैटेलाइट मून, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं जैसे अर्थ पे हमारे मून है, वैसे गैनीमेड जो है ये कहाँ पे मिलेगा, तो जो गैनीमेड है ये है जुपिटर, ठीक है, B इज द आंसर। जुपिटर का मून है ये या नेचुरल सैटेलाइट है। जुपिटर की मैक्सिमम सैटेलाइट्स हैं जी, अभी तक चल रही है डिस्कवरी की कितनी है,
ठीक है। जुपिटर में मैक्सिमम सैटेलाइट्स आपको मिलेंगे हमारे सोलर सिस्टम में, और इनफैक्ट जुपिटर जो है लार्जेस्ट प्लैनेट भी है हमारे सोलर सिस्टम का, ओके। ये जो गैनीमीड है ये हमारी अर्थ से भी बड़ा है ये एरिया में, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, जुपिटर। क्वेश्चन नंबर 17 says which of the following in respect to 32nd समर ओलंपिक्स, ठीक है, ओके। जैसे पहला है द ऑफिशियल मोटो फॉर दिस ओलंपिक्स इज अ न्यू वर्ल्ड, जो अभी का जो ओलंपिक है उसका जो ऑफिशियल मोटो था दैट वाज अ न्यू वर्ल्ड। स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, कराटे एंड बास्केटबॉल आर इंक्लूडेड इन दिस ओलंपिक्स। तो इनमें से हमने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो अगर हम पहली स्टेटमेंट देखें, ऑफिशियल मोटो फॉर समर ओलंपिक्स वाज नॉट अ न्यू वर्ल्ड, ठीक है। इनफैक्ट इसका जो ऑफिशियल मोटो था दैट वाज यूनाइटेड बाय इमोशन। क्या था? यूनाइटेड बाय इमोशन वाज द 32nd समर ओलंपिक्स, ठीक है। कहां पे हुए थे? टोक्यो में हुए थे अभी रिसेंटली, ठीक है। ऑलमोस्ट 206 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड हेयर, और इसका जो थीम था दैट वाज यूनाइटेड बाय इमोशन, इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग, स्केटिंग, कराटे और ये इसमें इंक्लूड हुए, ठीक है। ये तो इसमें इंक्लूड हुए ऑब्वियसली, ठीक है। इसमें बास्केटबॉल, सॉफ्ट बॉल भी इंक्लूड हुआ था। कौन सा हुआ था? सॉफ्ट बॉल भी इसमें इंक्लूड हुआ था, ठीक है जी। तो द करेक्ट आंसर इज 2 ओनली, ठीक है, बी। तो पहला जो ऑप्शन था दिस इज की यूनाइटेड बाय इमोशन है इसका आंसर, ठीक है। तो इसलिए जो ऑप्शन नंबर ए है 1 जो है वो इनकरेक्ट है, 2 जो है वो करेक्ट है। बेसबॉल, कराटे, स्केटबॉल, ठीक है, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट्स, क्लाइंबिंग, सर्फिंग, ये सारे इंक्लूड हुए थे, और सॉफ्ट बॉल भी इंक्लूड हुआ था, ठीक है, इन समर ओलंपिक्स में। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। इनॉग्रेल गेम्स जो हैं, ये जो ओलंपिक्स जो हैं एथेंस ग्रीस में स्टार्ट हुई थी 1896 में। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है ये प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल है इसको करवाने की, ओलंपिक्स को करवाने की। 5 रिंग्स इसमें होती हैं जो 5 कॉन्टिनेंट्स को डिपिक्ट करती हैं, ठीक है। ब्लू, ब्लैक, रेड, येलो, ग्रीन, ओके, ऑलराइट। कमिंग अपॉन टू क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिशेस द डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स, ठीक है। डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जो है इसमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पब्लिश करती है, ठीक है। तो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जो है ये आरबीआई पब्लिश करती है, ए इज द राइट आंसर, ठीक है, ओके। ये रिसेंटली ही अभी न्यूज में रहा, क्योंकि जो आरबीआई जो है ये क्यों कंस्ट्रक्ट करती है, देखिए डिजिटल पेमेंट इंडेक्स का क्या मोटिव है, टू कैप्चर द एक्सटेंट ऑफ डिजिटाइजेशन ऑफ पेमेंट्स। देखिए अभी जो है काफी ज्यादा ये कहा जा रहा है कि पेपर करेंसी जो है कम यूज हो, मतलब हम ज्यादा डिजिटल पेमेंट्स पे ज्यादा फोकस है गवर्नमेंट का, है ना, डिजिटल पेमेंट्स के। जैसे जैसे हम एडवांस होते जा रहे हैं तो डिजिटल मॉडर्नाइजेशन जो है इसमें इंक्लूड हो रहा है कि डिजिटल पेमेंट्स की जाएं। तो डिजिटल पेमेंट्स की कैसी मतलब सिचुएशन रही, ठीक है, अक्रॉस द कंट्री, ये कंस्ट्रक्ट किया गया थ्रू डीपीआई, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। तो ऑब्वियसली इसको किसने बनाया? आरबीआई ने बनाया। मार्च 2018 को इस डीपीआई का बेस पीरियड माना गया, ठीक है। अगर मैं रिसेंट बात करूं, डीपीआई जो है मार्च 2020 की जो डीपीआई है कुछ पॉइंट्स रखे गए, तो अगर मैं मार्च 2020 की बात करूं तो डीपीआई कितना रहा? 207.84 पॉइंट्स रहा, 207.84 पॉइंट्स रहा मार्च 2020 का डीपीआई, ठीक है, जो कि इंडिकेट करता है काफी अच्छी ग्रोथ, डेप्रिशिएबल ग्रोथ। ड्यू टू कोविड ऑल्सो लोगों ने डिजिटल पेमेंट्स को ज्यादा प्रेफर किया, तो इसलिए भी शायद जो है एप्रिशिएबल ग्रोथ हमें देखने को मिली डीपीआई में, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 19 सेज विच अमंग द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी ऑफ आरबीआई। LAF लिक्विडिटी फैसिलिटी, ये जो एक मॉनेटरी पॉलिसी है LAF जो कि आरबीआई लगाता है टाइम टू टाइम जब उसको इन्फ्लेशन या मनी सप्लाई जो है कंट्रोल करनी होती है मार्केट में, ठीक है जी। तो रेपो, रिवर्स रेपो रेट्स जो हैं दोनों ही LAF जो है लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी जो है आरबीआई की इंक्लूडेड है, ठीक है। तो बोथ 1 and 2 आर दी आंसर, ठीक है, ऑलराइट। तो जैसे रेपो रेट जो है इट इज द रेट एट विच द कमर्शियल बैंक्स बोरोज फ्रॉम आरबीआई। रिवर्स रेपो रेट जो है इसका रिवर्स है, ठीक है। जो जब एक्सेस पैसा होता है कमर्शियल बैंक्स के पास व्हेन दे कीप विद द आरबीआई, या फिर जब आरबीआई को आप कह सकते हो इनडायरेक्टली जब आरबीआई को जो है कमर्शियल बैंक से जब लोन उठाना पड़े तो दैट इज द रिवर्स रेपो, ओके। तो ये जो दोनों जो है ये इंस्ट्रूमेंट है अंडर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी ऑफ आरबीआई ऑफ अंडर मॉनेटरी पॉलिसी टूल, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 19। कमिंग अपॉन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन, which of the following countries are the largest sources of FDI in India? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है 2021 का लार्जेस्ट सोर्स कौन है, ठीक है, कौन सी कंट्री है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। सिंगापुर इज द राइट आंसर। सिंगापुर जो है 3rd कंसेक्यूटिव ईयर के लिए जो है ये लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बन चुका है हमारी कंट्री का, ठीक है, विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑलमोस्ट 17.41 बिलियन US डॉलर्स में, ठीक है, ये जो है बन चुका है सिंगापुर
विद $17.41 बिलियन जो है ये थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर के लिए हमारा जो है लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई इन इंडिया बन चुका है। ओके, सेकंड पे रहा यूएसए और थर्ड पे रहा जी मॉरिशस। ठीक है, मॉरिशस को ओवरटेक किया है यूएसए ने, पहले मॉरिशस था सेकंड, तो अब सेकंड जो है यूएसए बन गया है, थर्ड जो है मॉरिशस है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर फॉर सेट 1 ऑफ प्रैक्टिस टेस्ट फॉर JKAS। अगेन आई विश यू ऑल वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम ऑफ JKAS। ओके, तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट लेक्चर के साथ।